बहुत स्ट्रेस है, हमने ऑलरेडी अपना सिलेबस पढ़ लिया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा हम चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे और एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपकी हेल्प के लिए ट्यूशन कार्ड में पाठशाला लेके आया है आपके लिए रैपिड रिवीजन वीडियोस। तो आज ग्रेड 10 हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 1 के साथ, रियल नंबर्स। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा चैप्टर मैं आपको आज रिवाइज कराने वाली हूँ और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, रियल नंबर्स। ओके, सो रियल नंबर्स में सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर सिस्टम है क्या, उसमें किस किस टाइप के नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक मैप बनाया है जहां पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हमें रियल नंबर सिस्टम में मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रियल नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट रैशनल्स एंड इरैशनल्स। रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसके बारे में आप ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो मेजर क्वेश्चंस हमने करे हैं वो बेस्ड थे इरैशनैलिटी पे। तो कौन से नंबर्स इरैशनल होते हैं? जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरैशनल। बट ये बात हमें पहले से पता है। इस चैप्टर में जो हमने मेजर क्वेश्चंस करे हैं वो हमने करे हैं प्रूविंग इरैशनैलिटी, कि कोई नंबर मैंने कहा कि वो इरैशनल है तो वो क्यों इरैशनल है वो हमने सीखा। ठीक है, तो बेसिक हमारे नंबर सिस्टम में सबसे छोटा जो सेट होता है दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन होल नंबर्स। होल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसमें कंटेन्ड होते हैं? रैशनल्स में। और रैशनल्स और इरैशनल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा रियल नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो यूज हो रहे हैं जो कि आप बार बार भूल जाते हैं, इतने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं बट फिर भी हम उन्हें भूल जाते हैं। तो पहले हम उन्हें रिवाइज करेंगे, बाद में हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। ओके, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एक ही फैक्टर है 1 या फिर वो खुद। So which have only two factors, 1 and itself. Composite number that have more than two factors, and the most important point is co-prime numbers. Co-prime, इसका मतलब मैं एक सिंगल नंबर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं दो नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो दो नंबर्स को-प्राइम कब होंगे? जब उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? Only 1. They have only one common factor, right? That is 1 only. Okay. Now, which is the smallest even prime number? It is 2. What can you say about 1? 1 is neither prime nor composite. Please listen to me very carefully. ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमें तो ये पता है, पर ये चीजें हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो बार बार इन्हें रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। जो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी नंबर वी कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और वो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि 10 इज इक्वल टू 2 into 5, 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को मैंने लिखा 2 into 5, तो 10 को मैं 5 into 2 लिखूं या 2 into 5 लिखूं, एक ही बात है। तो बस यही मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि फैक्टराइजेशन यूनिक होगी apart from the order in which it can occurs. Okay, इसमें आपने कुछ questions किए होंगे, check whether 6 की power n can end with the digit 0, 4 की power n can end with the digit 0, तो इस टाइप के questions भी आपने इसमें किए होंगे। आप उन्हें प्लीज रिवाइज करिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में, मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को एक्सप्लेन किया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3, 2 और 3 मेरे प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 into 2 into 2 into 3 हमेशा 24 ही देगा मुझे, वो कोई और नंबर नहीं दे सकता। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, पर आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता है कि हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, पर क्यों, वो कहां से आया है, वो भी एक थ्योरम है। ठीक है, कि अगर p एक प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। तो थ्योरम क्या कहती है? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, मींस
जहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे इसके लिए कि अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 9 स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, बट इसमें एक कंडीशन है कि जो p है मेरा वो प्राइम होना चाहिए। ओके, अब ये हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में जहां पर हमें इररेशनैलिटी प्रूव करनी है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। ओके, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा दैट अंडर रूट एन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इररेशनल है। उसकी एक कंडीशन है कि n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तभी वो इररेशनल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट 4 2 होता है जो कि रैशनल है, वो इररेशनल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए दैट अंडर रूट n इज इररेशनल इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद जो एक टॉपिक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है HCF और LCM। बहुत पहले भी हमने पढ़ा है HCF और LCM, अब भी हम पढ़ रहे हैं, 10th में आके भी हम कर रहे हैं, बट फिर भी हम इसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस HCF LCM के प्रैक्टिस करनी होंगी, और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में HCF LCM निकालने के लिए वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको आता है बट फिर भी आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो। और HCF LCM पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, and to LCM of two numbers is product of numbers। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, LCM निकालते कैसे, आपने पढ़ लिया है बट फिर भी एक बार हम उसे रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of 24 and 36। तो मुझे क्या करना है, मुझे 24 की फैक्टराइजेशन करनी है, मुझे 36 की फैक्टराइजेशन करनी है, वो आप जानते हैं करना, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो आपने कर ली, पर HCF क्या कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उन दोनों फैक्टराइजेशन में जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, HCF। यहाँ पर आप देखेंगे 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, तो जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने लिख लिए हैं, और उन तीनों का प्रोडक्ट आया 12, तो इनका HCF क्या हुआ 12। और जब हम LCM पे जाएंगे तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब वो एक बड़ा नंबर होगा, ठीक है, सोच कर हमें करना है। तो LCM कैसे निकलेगा, जो कॉमन है इट विल बी रिटन वंस, अगर कोई नंबर दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन है उसको मुझे एक बार लिखना है, और जो बाकी नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिखना है। आप यहाँ देखेंगे 2 कॉमन है एक ही बार, 2 कॉमन है एक बार, 2 into 3 ये कॉमन नहीं है इसलिए एज इट इज इनको लिखा है, 3 into 3 का ओनली 3 लिखा है, जस्ट आपको प्रोडक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी फाइंड HCF एंड LCM। ये बहुत इजी है पर इसी में आपकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, सो प्लीज इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिजल्ट पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाला है गाइस, प्लीज प्लीज इसको ध्यान से सुनो, समझो, रिवाइज करो, बार बार पढ़ो सो दैट आप इसे भूले ना। इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको मैंने 2 नंबर दे दिए, उन दोनों का HCF दे दिया, तो मैंने आपसे कहा LCM निकालो, तो आप इस रिजल्ट को यूज करके निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा कि HCF ये है, LCM ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए MCQ में भी आ सकता है और 2 मार्कर में भी आ सकता है। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is product of the numbers. Okay, and this result holds true only for 2 numbers, not more than 2. Remember. Okay, now we will discuss some very very important questions from exam point of view. Okay, the first question is very important, and आपने जितने भी सैंपल पेपर करे होंगे उन सब सैंपल पेपर्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली बच्चे इसको रॉन्ग कर आते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से देखो, मेरे पास 2 नंबर हैं, एक P है और एक Q है, 18a square b4, Q is 20a cube b square। ओके, A और B प्राइम नंबर्स हैं, मुझे LCM निकालना है P और Q का, ये एक MCQ है, दिस इज द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। करना कैसे है बेटा, ये MCQ है, इट शुड नॉट टेक मच टाइम। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पीड से करने हैं ये क्वेश्चन, यू कैन नॉट टेक मच टाइम टू सॉल्व देम। ओके,
So P is 18a square b की पावर 4, Q is 20a cube b square। तो जब हमें LCM निकालना है, LCM में मैंने अभी आपको बताया कॉमन विल बी रिटन वंस एंड इफ समथिंग इज नॉट कॉमन आप उसे एज इट इज लिखेंगे। तो पहले हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। 2 हमारे पास कॉमन है, व्हाट एल्स इज कॉमन? अब a square and a cube, which one is bigger? a cube is bigger। b4 and b square, which one is bigger? b4 is bigger। तो जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो मेरे एलसीएम में प्रोडक्ट में आएगी। ठीक है, जब हम वेरिएबल्स की बात करें, कांस्टेंट्स में अब इजी होता है आपके लिए ध्यान देना कि हमें कौन सा नंबर कॉमन है कौन सा नहीं। तो मेजर जो हमारी मिस्टेक होती है वो इसमें होती है जब हम वेरिएबल में डील करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो आएगा प्रोडक्ट में। रिमेंबर दिस। तो इसको सॉल्व करके मुझे पता चला दैट एलसीएम इज 180 a cube b raised to the power 4। Let's proceed with second question। आपके पास क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था HCF LCM पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। That HCF of two numbers is 40, LCM of two numbers is 252 into k, find k। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने ज्यादा नहीं सोचना है, आपने सीधे वो रिजल्ट अप्लाई करना है जो भी हमने सीखा है। That HCF of two numbers into LCM of two numbers is product of the numbers। The presentation is also very important। If this does not come as a MCQ नहीं आता है, 2 marks में आता है, तो you should write the result। Remember, result is very important। अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो जाती है और आपने रिजल्ट लिखा है तो you will get certain mark। Okay? तो HCF of this into LCM of this is equal to 2520 into 16600। आपने HCF की वैल्यू डालनी है, आपने LCM की वैल्यू डालनी है और आपने उधर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लिखना है। Keep k to the left hand side, take everything to the right hand side, basic maths, multiply, divide and you will get the answer। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक एप्लीकेशन है एलसीएम की। ठीक है, आपके पास बेटा एचसीएफ और एलसीएम दोनों की एप्लीकेशंस आ सकती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, तो आपको इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मेरे पास 3 अलार्म क्लॉक्स हैं। ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग करेंगी रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स के इंटरवल पे वो रिंग करेंगी। ठीक है, एक साथ वो बीप करती हैं 12 o'clock, 12 noon, राइट। तो कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ बीप करेंगी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा टाइम इंटरवल निकालना है कि मुझे पता चल जाए, क्योंकि देखो 20 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग करने का मतलब 20, 40, 60 एंड ऐसे प्रोसीड करते रहेंगे, ऐसे 25 में भी। तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है जो तीनों में आएगा। ठीक है, तो तीनों में आना चाहिए और 12 बजे जब वो कर रहे हैं तो उसके बाद वो कितने बजे करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें इन तीनों नंबर्स का 20, 25 और 30, इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना होगा, एलसीएम। जब आप 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम एक बड़ा नंबर आएगा और वो किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा टाइम इंटरवल है वो किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है। तो जो मेरा एलसीएम निकलेगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, वो भी मिनट्स में निकलेगा। पर मुझे बताना है टाइम, तो मैं आवर्स के हिसाब से उसे कैलकुलेट करूंगी। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसका हियर इज द सॉल्यूशन कि कितनी देर बाद वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगे, दैट विल बी द एलसीएम, नॉट द एचसीएफ। यही आपको समझना है, कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि वो तीनों एक साथ बीप करने हैं, एक साथ मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद करेंगे। तो 20, 25 और 30 तीनों का मल्टीपल होना चाहिए वो टाइम जितने में वो एक साथ रिंग करें। ओके, तो हमने जब इन तीनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम वाज 300। ओके, इसका मतलब वो दोबारा कितने मिनट्स बाद रिंग कर रहे हैं, 300 मिनट्स बाद रिंग कर रहे हैं। अब 300 मिनट्स मतलब कितने आवर्स हो गए, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 300 मिनट्स में हो गए हमारे पास 5 आवर्स। तो अगर वो फर्स्ट 12 नून पे रिंग करा उन्होंने एक साथ, तो 5 घंटे बाद वो फिर से रिंग करेंगे एक साथ। तो कितने बजे करेंगे, 5 PM। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99.99% आपको ऐसा या इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, प्रूविंग इर्रेशनैलिटी। ठीक है,
आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। प्रूविंग रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो आपके पास रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 कुछ भी आ सकता है इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। बट अगर आपने एक क्वेश्चन का प्रोसेस सीख लिया तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं। हर स्टेप, ये प्रूफ को आप लर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत इजीली उसको आपको याद भी रहेगा। आपने मेथड यूज़ करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। टू प्रूव रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर आपने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि खुद अज्यूम करो कुछ और अपने आप को ही गलत प्रूव कर दो, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है तो मैं क्या अज्यूम करूंगी कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, कोप्राइम इंटिजर्स। कोप्राइम, अभी हमने जब चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट की थी तो हमने कोप्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो यहाँ पर जो ये टर्म आ रहा है कोप्राइम, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने ये मेंशन ज़रूर करना है। अगर आपने कोप्राइम मेंशन नहीं किया तो वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन कोप्राइम से ही आएगी। प्लीज़ रिमेंबर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। ऐसा हम कह रहे हैं जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने इसको रैशनल सपोज करना है, तो रूट 5 विल बी इक्वल टू p/q। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाली थ्योरम यूज होगी जो भी हमने इनिशियल में रिवाइज करी है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p बीइंग प्राइम, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, इसका मतलब 5p स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5p का भी एक फैक्टर होगा। ओके, तो जब हम कह रहे हैं कि 5p को डिवाइड करेगा तो मैं p को क्या ले लूँगी, 5m। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने m क्यों लिया है, हम कुछ और भी तो ले सकते थे रैंडमली, हमें कैसे पता चलेगा हमें m लेना है। एग्जैक्टली, आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको बताना है कि वो एक इंटीजर है। ठीक है, यू कैन पिक अप एनी इंटीजर। तो p इज इक्वल टू 5m, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आया था, यहाँ पे आपने उसको पुट करना है। कैंसिलिंग 5 and 25, q स्क्वायर इज कमिंग 5m स्क्वायर। इसका मतलब 5q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। अब हम तो कह रहे हैं कि p और q को प्राइम है, और यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि 5 तो p और q का कॉमन फैक्टर है। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, and once you arrive at the contradiction you will say that my assumption was wrong, therefore root 5 is irrational। बेटा, आपको सोच जो आप रहे हो वो आपको सब कुछ पेपर पे लिखना है। ठीक है, हमारा माइंड रीड करने कोई नहीं आने वाला है एग्जाम में। एवरीबडी विल जज अस ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर शीट। तो एवरी लाइन, एवरी पॉइंट हैज टू बी रिटन इन द पेपर। जो सोचोगे वो लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। प्रूव दैट 7 - 4 रूट 5 इज इर्रेशनल। इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, बट करना प्रोसेस वही है स्टार्ट की। हम कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से इसको प्रूव करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मोस्ट लाइकली एग्जाम में मिल सकता है। प्रूव दैट 7 - 4 रूट 5 इज इर्रेशनल। हम क्या करेंगे, इसको रैशनल सपोज करेंगे, फिर हम कहेंगे कि इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए क्योंकि हमने पहले भी किया है। अब क्या करना है, क्योंकि रूट 5 तो ऑलरेडी मुझे इर्रेशनल दे रखा है, और अगर उन्होंने मुझे रूट 5 इर्रेशनल दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो मुझे उसे यूज़ करना होगा, क्योंकि जो गिवन है, हाइपोथेसिस है, उनको हमें क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। ठीक है, 7 - p/q इज इक्वल टू 4 रूट 5। यहाँ पे आपने लेना है LCM। ओके जी, इस स्टेप के बाद आपने लेना है LCM। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने LCM लिया। LCM लेने के बाद 7q - p/4 आपने यहाँ नीचे लेकर आना है। फिर आप कहेंगे सिंस p, q, 7, 4 दे आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब ये सारे इंटीजर्स हैं,
सम ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स फॉर्म करेगा। अब ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। अरे अगर ये रैशनल है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, तो इसका मतलब मेरी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो मुझे कह रहा है कि √5 इरैशनल है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी कहेगा तो भी हमें ये बात पता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 इरैशनल है। तो यहाँ पर आ गई हमारी कॉन्ट्रडिक्शन कि इधर मैं कह रही हूँ कि ये रैशनल है, इधर मैं कह रही हूँ कि ये इरैशनल है, तो मैं तो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? So we arrive at a contradiction and our assumption was wrong. So 7 minus 4√5 is irrational. Okay? Okay guys, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने चैप्टर 1 के साथ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइप। टाइप मीन्स इस टाइप का कुछ भी आ सकता है। प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस and kindly follow the channel for more videos. I will be coming up with all the chapters, rapid revision videos to help you guys, and also आपको इस चैप्टर का PDF एंड बाकी सारे चैप्टर्स का PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।